स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। समंदर, ओशन, सीज, इसको इकोनॉमी से रिलेट करा है हमने। इकोनॉमी ऑफ सीज, समंदर की अर्थव्यवस्था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज हम एनालाइज करेंगे डिटेल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। हमारे कोर्सेज को आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो और उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो कोर्स आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बात करता है डेवलपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिक्वायर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट। ब्लू इकोनॉमी क्या चीज है, किस तरीके से देखी जाती है, इसको हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि लाइव है इस वक्त स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। हमारे सारे कोर्सेज, ऑल द कोर्सेज आर लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ, चाहे वो कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच हो 2024 के लिए, तो 2024 के एस्पिरेंट सुन लें। आपके लिए वन स्टॉप शॉप ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और ये बैच 31 जनवरी को ही शुरू हुआ है, कोई बहुत टाइम नहीं हुआ है, एक आधा क्लास हुई है। आप इसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे क्रैश कोर्स हैं SIP प्लस बैचेस जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। हम सारे टॉप फैकल्टीज जो है मिलके 200 घंटे से ऊपर में आपको क्रैश कोर्स में या क्रैश कोर्स के थ्रू GS के सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करवाते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा NCERT कोर्स है जो आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे पास कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी हैं। ये सारे कोर्सेज एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आप सभी के लिए स्टडी IQ लेकर आया है। अगर आप मेरा कोड यूज करें, कोड एक ही है जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव आप कोड यूज करें और ये सारे कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप PDFs डाउनलोड करना चाहें तो वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और इसी के साथ साथ आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए एनालाइज करें ब्लू इकोनॉमी को, कि ब्लू इकोनॉमी क्या चीज स्टेट करती है। व्हाट डज द ब्लू इकोनॉमी स्टेट? तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी स्टडी करेंगे कि ब्लू इकोनॉमी की क्या महत्वता है, क्या सिग्निफिकेंस है। पहले यह जानेंगे कि ब्लू इकोनॉमी पे कितनी अर्थव्यवस्था चलती है। आइए देखते हैं। जब हम ट्रेड की बात करें, यानी कि व्यापार की बात करें, तो आपको यह जानकर दिलचस्पी होगी कि 80% दुनिया का 80% ट्रेड, यानी कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो सी के थ्रू, यानी कि ओशंस के थ्रू होता है। 40% जनसंख्या पूरी दुनिया में, पॉपुलेशन का आंकड़ा देखा जाए, अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स नियर द कोस्टल एरियाज, जो सागर के आसपास कोस्ट पे रहते हैं। इतने सारे देश हैं, कई देशों में, कई देश तो आइलैंड कंट्रीज हैं, कई देश के ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, साउथ कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट जो है वो ओशनिक एरियाज हैं, वो इस पे डिपेंडेंट है। और तकरीबन 300 करोड़ से ऊपर के लोग जो है, ये फिर एक पॉपुलेशन का आंकड़ा है, वो कोस्टल रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है, इसको यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। इसको कहा जाता है ट्रायमविरेट। आई रिपीट, इसको कहा जाता है ट्रायमविरेट। इस वजह से ब्लू इकोनॉमी या ओशन इकोनॉमी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, इन टोटालिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को अगर पूरी तरीके से एनकैप्सुलेट करा जाए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए यह चीज इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यह चीज इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वायबिलिटी डिपेंड करती है ब्लू इकोनॉमी पे। मैक्सिमम देशों की अर्थव्यवस्था जो है उसकी वायबिलिटी डिपेंड करती है ब्लू इकोनॉमी पे। इस वजह से ब्लू इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। तो आइए इन चीजों पे थोड़ी चर्चा करें, थोड़ा एनालिसिस करें। जैसा मैंने आपको बताया, 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हैपेंस थ्रू सीज।
40% of the population lives near coastal areas and more than 300 crore people use oceans for their survival, अपने livelihood के लिए। A healthy marine environment, इस वजह से जो marine environment है वो पूरी तरीके से सेहतमंद हो, healthy हो, essential for a sustainable future for people and the planet। और इसी वजह से हम इसके अगर सिग्निफिकेंस को एनकैप्सुलेट करें तो जैसा मैंने आपको बताया, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ब्लू इकोनॉमी जो है उसकी तरफ फोकस करना ये इकोनॉमिक फ्रंटियर के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से द नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक फ्रंटियर विद द रैपिडली ग्रोइंग न्यूमरस ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज is something which countries are focusing upon, जिसकी तरफ देश जो है वो बहुत heavily focus कर रहे हैं। यहां तक कि वो देश जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान जैसा देश हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश हो गए, कितने सारे अफ्रीकन देश हैं, ये लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम लैंड लॉक्ड हैं तो हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके देश में भी जो रिसोर्सेज आते हैं वो किसी देश से ट्रेड होकर ही आते हैं और उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी वाया सी रूट ही एक्सपोर्ट करे जाते हैं। इस वजह से ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज के लिए भी उतनी ही है जितनी की ओशनिक कंट्रीज के लिए है, जितनी की आइलैंड कंट्रीज के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है, इस टॉपिक पे एनालाइज करेंगे आज। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है? What is ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी की अगर डेफिनेशन को एक्सप्लोर करा जाए, उसमें एक की वर्ड आता है जिसकी डेफिनेशन हाल ही में जो है चेंज करी गई है। इसको कहा जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेस। आई रिपीट, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेस, जिसका फोकस है किस चीज पे? इट इज टू इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करें। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी तो उसका एस्पेक्ट, उसका जो रिजल्ट है वो किस चीज पे दिखेगा? इट वुड बी सीन ऑन लाइवलीहुड्स, सो वी वुड हैव इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड फॉलोड बाय दैट देयर वुड बी मोर जॉब्स, और ज्यादा नौकरियां होंगी। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करता है ब्लू इकोनॉमी की तरफ, या एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी की तरफ। अब जो हम एक्सप्लोर करते हैं चीजें, उसमें सस्टेनेबिलिटी एक की टर्म है। सस्टेनेबिलिटी की टर्म इसलिए है, हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक चीजें सस्टेनेबल नहीं होंगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी, तब तक उनका फंक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है, दैट इट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज, जो कि फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, लाइवलीहुड पे और जॉब्स पे। ये तीन चीजों पे फोकस करता है, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, ओशन इकोसिस्टम की सेहत को मेंटेन करता है। सो यूरोपियन कमीशन का कहना है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशंस, सीज एंड कोस्ट, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि ओशन से, सी से, कोस्टल एरिया से रिलेटेड है, वो सारी यहां पर आती हैं ब्लू इकोनॉमी में। तो इसलिए इंडिया के चलते, या इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, यदि ब्लू इकोनॉमी को हमें एनालाइज करना हो तो पहले हमें इंडिया का ओशनिक मेकअप समझना जरूरी है। भारत की कोस्टलाइन कितनी लंबी है, भारत के आसपास कितने आइलैंड्स हैं, कितने कोस्टल स्टेट्स हैं, ये पूरा मेकअप समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं, फैक्चुअली स्पीकिंग ये ज्योग्राफी के लिए, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो भारत की कोस्टलाइन, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये चीज पता होगी ऑलरेडी, वो 7,500 किलोमीटर से ऊपर है, मोर देन 7,500 किलोमीटर्स। भारत में कुल मिला के 29 में से 28 में से 9 कोस्टल स्टेट्स है, 9 आउट ऑफ 28 आर कोस्टल स्टेट्स। 1382 आइलैंड्स जो है वो भारत के आसपास आते हैं, और 199 पोर्ट्स हैं, छोटे बड़े सारे पोर्ट्स मिला के, इंक्लूडिंग 12 मेजर पोर्ट्स दैट हैंडल अप्रोक्सीमेटली 1400 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ईच ईयर। हर साल जो है
1400 मिलियन टन का कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी वो उसी देश में हो सकती है जिसकी इतनी लंबी कोस्टलाइन हो। ये तो बात हुई डायरेक्ट कोस्टलाइन की जो सारे स्टेट्स के अंतर्गत आती है। इसी के साथ साथ अगर हम कोरिलेट करें तो किसी भी देश का यूएन क्लॉज के अनुसार एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसी तरीके से भारत का है, जो कोस्टल लाइन से नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। 200 नॉटिकल माइल्स कितना किलोमीटर हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया भी इंक्लूड करें तो वो कितने किलोमीटर होता है, आइए जानते हैं। लेट्स हैव अ लुक। India's exclusive economic zone has over 2 million square kilometers. It has a bounty of living and non-living resources. Living resources, non-living resources, with significant recoverable resources such as crude oil, natural gas, that can be explored from the oceanic beds, from the seabed. Also, the coastal economy sustains over 4 million fisherfolk and coastal communities. बहुत बड़ी जो मछुआरों की कम्युनिटी है, फिशरमैन है, वो ऑब्वियस सी बात है वो कोस्टल एरियाज पे ही डिपेंडेंट है, उनका लाइवलीहुड वहां से चलता है। इस वजह से कई बार वो फोरे कर जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, और जो स्पेसिफिकली तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो फोरे कर जाते हैं पार्क स्ट्रेट रीजन में, पहुंच जाते हैं श्रीलंका के वाटर्स में, जिसकी वजह से विच लीड्स टू देयर अरेस्ट। श्रीलंकन नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर रफली 4% ऑफ इंडियन जीडीपी। भारत की जीडीपी का 4% जो है वो कोस्टल प्रेजेंस की वजह से आता है, और इस फिगर की जो कैपेसिटी है, इस फिगर का पोटेंशियल है, वो उससे कई ज्यादा है, ज्यादा नहीं कई ज्यादा है, एंड इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज वंस द मैकेनिज्म हैज इंप्रूव्ड। जब आप और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, भाई अभी 12 मेजर पोर्ट्स हैं, एग्जांपल के लिए बताऊं, एक नंबर ऑफ पोर्ट्स आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ट्रेड ज्यादा होगा, ट्रेड ज्यादा होगा तो आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा। अभी तो हम उतना मैसिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से यहां पर शॉर्टेज देखी जा रही है। तो यहां पर यह जानना जरूरी है, यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द सीज। लेट्स हैव अ लुक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स में सबसे पहला इनिशिएटिव है डीप ओशन मिशन। आई रिपीट, ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन वो इनिशिएटिव है, वो मुहिम है जिसके अनुसार पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एंड दे आर रिच इन मेटल्स, मैंगनीज, निकल एटसेट्रा। उसको एक्सट्रैक्ट करके आप उसका यूज अलग अलग मेटालिक चीजों में कर सकते हो, या उन चीजों में कर सकते हो जहां पे मेटल्स का यूज मैसिव है। दैट कैन बी डन। Followed by that, the next is सागरमाला प्रोजेक्ट। ये आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने ये चीज सुनी होगी। दो प्रोजेक्ट्स थे, एक भारतमाला प्रोजेक्ट है और दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट इज फॉर रोड्स, सागरमाला प्रोजेक्ट इज फॉर पोर्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स के लिए दिए गए हैं। लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी के बारे में अगर बात करी जाए तो सागरमाला प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट। इस चीज में इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा ट्रेड बाकी देशों के साथ, इंटरनली डोमेस्टिक ट्रेड को, एक्सटर्नली इंटरनेशनल ट्रेड को, दोनों ही ट्रेड को बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज। थर्ड इज मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना is about the fisheries sector, which means marine resources, fisheries। जितनी भी जो सी फूड है उसका बहुत मैसिव पोटेंशियल है भारत में। अभी तक वो पोटेंशियल हमने जितना उसका पोटेंशियल है उसका 10% भी एक्सप्लोर नहीं करा, और वो ऑन पर्पस नहीं करा है। यदि हम वो एक्सप्लोर करें तो वी कैन गो प्लेसेस, वी कैन थिंक अबाउट मल्टीपल थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट। तो इस तरफ भारत सरकार की मुहिम अभी तक कुछ ही सेक्टर्स में चली है, कुछ ही चीजों में चली है। तो ये चीज हम तब देखेंगे जब हम इसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाए। यहां पे मैं आपको ये बता दूं, इसको एक्सप्लोर ना करने का एक ये भी रीजन है कि भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। एंड लास्टली, भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा
कि इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे भारत सरकार इस पॉलिसी को बनाती है या इंप्लीमेंट करती है। तो आइए एक एक करके ये सारे इनिशिएटिव्स देखें कि ये कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया, ये 4 इनिशिएटिव्स हैं। इन चारों को अगर एनालाइज करा जाए, पहला है डीप ओशन मिशन। जैसा मैंने आपको बताया, डीप ओशन मिशन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स which are comprised of minerals like manganese, nickel, cobalt, copper, hydroxide। तो ये मेटल्स जो हैं यूजफुल रहेंगे अन्य चीजों में। ये आप जो हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा, इन सब में यूजफुल रहेंगे। उसके बाद बारी आती है सागरमाला प्रोजेक्ट की, जो कि लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाता है उसकी कॉस्टिंग रिड्यूस करके। तो ओवरऑल कॉस्ट सेविंग ऑफ 35,000 to 40,000 करोड़। ये कैसे होगा? बाय हैविंग दिस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट को आप किस तरीके से मॉडर्नाइज करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े और शिप्स का टर्न अराउंड टाइम बढ़े। तो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, न्यू पोर्ट्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। फॉलोड बाय दैट पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट्स को आप प्रॉपर्ली कनेक्ट करें। जब तक पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करने से बचेंगे। तो न्यू रोड रेल कनेक्टिविटी जो कि पोर्ट तक है, उसके बाद पोर्ट के आगे है, लेकिन पोर्ट तक की कनेक्टिविटी शुड ऑल्सो बी गुड, क्योंकि पोर्ट तक की कनेक्टिविटी अगर अच्छी या स्मूथ नहीं होगी तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की पोर्ट्स के आसपास आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाओ, तो ये कोस्टल इकोनॉमिक जोन के तहत किया जा रहा है। एंड लास्टली कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट टू मेंटेन द पोर्ट्स, टू हैव पोर्ट्स अंडरस्टूड इन अ फैशन टू बी एबल टू ट्रेड। स्किल डेवलपमेंट, कोस्टल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, लोग कोस्ट को सीरियसली ले, कोस्ट को मेंटेन करना, आपस में प्राइवेट सेक्टर्स का एक इंटरेस्ट बने वहां पे, और ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिटेबल होगा तो प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा। डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स एक्सेट्रा। तो ये फिशिंग हार्बर्स के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है। फिशरी सेक्टर, देवी प्रसाद, सुना है आपने देवी प्रसाद का नाम? नहीं सुना है देवी प्रसाद का नाम? अरे छोड़ो, कौन सी पीढ़ी के बच्चे हो? तो क्या है, टू एनहांस फिश प्रोडक्शन टू 220 मेट्रिक टन बाय 2024-25, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है। उसके बाद 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो टारगेट किया गया है। फिशरमैन कम्युनिटी को बहुत मैसिवली सपोर्ट करेगा। डबलिंग फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इनकम एंड टू रजिस्टर 3,500 सागर मित्रा इन कोस्टल फिशर विलेजेस। फिशरमैन का प्रोटेक्शन, इनके लाइवलीहुड का फंक्शनिंग जो है वो होनी चाहिए। ये सारी ही चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी ब्लू इकोनॉमी की तरफ। तो भारत सरकार का जो पेरेंट प्रोग्राम है, जो लार्ज विजन है, उसे कहते हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जिसमें कंट्रीब्यूशन होगा, जिसकी जीडीपी में बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं। तो ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन, ब्लू इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग कैसे? टू एनहांस कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी टू इंडियाज जीडीपी। इसका कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में यदि 4% है तो वो कैसे बढ़े, उसके लिए प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स इंप्रूव्स लाइव्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। कोस्टल कम्युनिटीज यानी फिशरमैन, जो फिशरमैन और उनके परिवारों की लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव हो। प्रिजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये है सस्टेनेबल वर्ड, कि आपको बायोडाइवर्सिटी हैम्पर करे बगैर। इसका मतलब क्या है? that the actions that you take, it should not hamper the underwater diversity, the underwater things like for example जो कोरल की लाइफ है वो डैमेज ना हो। आप डायनामाइट ब्लास्टिंग जैसी एक्सरसाइजेस ना करें। सी वॉकिंग, जिसकी वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी डैमेज होती है या मरीन फिशरी रिसोर्सेज की लाइफ पीछे जाती है, वो डैमेज ना हो, ये सब करें। एंड मेंटेन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मरीन एरियाज, की मरीन एरियाज की नेशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करा जाए। ये चीज ड्राफ्ट में आई है। तो कई सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी में है कि फिशरी सस्टेनेबल होना चाहिए, गैर कानूनी फिशिंग जो है उसे रोको, मरीन लिटर एंड ओशनिक पोल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम है कि कूड़ा कहां डंप करें।
तो यहां पे दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको। अगर मरीन बायोडायवर्सिटी या मरीन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ओशनिक पोल्यूशन या लिटर, जो मरीन लिटर है, उस चीज को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको वेस्ट प्रोसेसिंग जैसे प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी ढंग से नहीं होता है। दूसरे देशों का जो कूड़ा है वो आके भारत के कोस्टल एरियाज में डंप करा जाता है। प्रोटेक्ट्स कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये तो खैर रिजल्ट है। क्रिएट्स जॉब्स, रिड्यूसेस पॉवर्टी, एंड्स हंगर, ये सारी की सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के चलते हो पाएंगी। तो इंडिया हैज टैप्ड इट्स वास्ट कोस्टलाइन टू बिल्ड पोर्ट्स एंड अदर शिपिंग एसेट्स टू फैसिलिटेट ट्रेड, कि और जो शिपिंग एसेट्स हैं वो ट्रेड को फैसिलिटेट करें, बट द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स ओशन रिसोर्सेज इज येट टू बी फुली हार्नेस्ड। पूरी तरीके से हम इसे अभी तक हार्नेस नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हम ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो। तो जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि ब्लू इकोनॉमी के आंकड़े कहां आते हैं, व्हाट आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है भारत की अगर बात करी जाए, और कितनी जनता इस पे डिपेंडेंट है, ये कुछ आपको कुछ फिगर्स और फैक्ट्स दिखाते हैं, एंड यू वुड बी एबल टू एनालाइज कि ये सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। So what is the estimated value of blue economy when we talk about in terms of globally and in terms of India? इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करी जाती है 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, टोटल वैल्यू ग्लोबली ऑफ मरीन एंड ब्लू इकोनॉमी। और इसमें सालाना बेसिस पे जितना आपको टर्नओवर या जितना फायदा या जितनी कमाई हो सकती है वो 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, एस्टिमेटेड टू 2.5 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर, equivalent to the world's 7th largest economy in gross GDP terms। तो ग्रॉस जीडीपी की टर्म्स में 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, एनुअल वैल्यू जो प्रोड्यूस होती है, और एस्टिमेटेड टू बी 25 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी बन सकती है। इसका पोटेंशियल है। लेकिन अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो हम क्यों एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं? Why aren't we able to explore? So what is troublesome? क्या चीज दिक्कत दे रही है, ये समझने वाली बात है। This is something which is supposed to be understood. Let's have a look. आइए देखते हैं। हर चीज का नुकसान करने वाला भी इंसान है, हर चीज में नुकसान देखने वाला भी इंसान है। फायदा पता होने के बावजूद शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में एंगेज करने वाला भी इंसान है। मरीन लाइफ में इतना मैसिव प्रदूषण है, इतना मैसिव पोल्यूशन है। सो मरीन एक्टिविटीज हैव ब्रॉट इन पोल्यूशन, ओशनिक वार्मिंग, जिसकी वजह से मरीन लाइफ मर रही है, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो। एसिडिफिकेशन, सब उठा के तो आप स्पिल ओवर्स पानी में करते हो, एंड फिशरी कोलैप्स, पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। तो ओशंस आर अंडर सिवियर थ्रेट बाय मैनकाइंड, स्पेशली व्हेन द इकोनॉमिक गेन्स कम एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एनवायरमेंटल सैनिटी। एनवायरमेंटल सैनिटी मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको मरीन रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। मरीन रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा ख्याल रखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें आप ना करो। तो एक कॉस्ट आपकी ये है कि उसको मेंटेन करना है, दूसरी कॉस्ट ये है कि ये सब चीजें जो आप फैलाते हो इसको कैसे ट्रीट करोगे। जो पोल्यूशन आप कर रहे हो, या तो उसका ट्रीटमेंट का आप चीज प्लान बनाइए, नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? हाउ वुड यू सॉल्व दिस? इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओशंस, आर वी डूइंग एनीथिंग? Concerns conservation and sustainable use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development। इस वजह से ये चीज पहले MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड हुई थी, और उसको ट्रांसफर कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। SDG 4 का टारगेट है मरीन एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। So it demands international cooperation for the oceans to get back in balance। क्या हम इसकी तरफ जरा सा भी काम कर रहे हैं? Are we doing anything? तो क्या करना पड़ेगा इस गोल को अचीव करने के लिए? ओशन इज अनचार्टर्ड टेरिटरी एंड रेयरली अंडरस्टूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके द्वारा नहीं समझा गया है। Hence, preparedness of these institutions in making available affordable long-term financing at scale is nearly zero। कि आपको ये काम करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, फाइनेंसिंग आपके पास आए, लेकिन वो फाइनेंसिंग आप किस तरीके से कर पा रहे हैं उसका एस्पेक्ट शून्य है, जीरो है। तो ह्यूमन एफर्ट क्या हो रहा है? there is concern that without elaboration of specific principles or guidance, national blue economies or sustainable oceanic economies, economic growth will be pursued with little attention paid to environmental sustainability and social equity।
अ वेरी वेरी गुड लाइन जो हमें स्पेसिफिकली इनकैप्सुलेट करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी परसू हो सकती है अगर हम पूरी तरीके से ध्यान दें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इक्विटी पे, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम यहां से कोसों दूर हैं। तो इस वजह से वे फॉरवर्ड अगर कैलकुलेट करा जाए और उसकी तरफ देखा जाए कि ब्लू इकोनॉमी को अचीव करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो चैलेंजेस हमारे अंदर ही हैं कि हम ये काम ठीक से नहीं करना चाहते। So the blue economy is based on multiple fields within ocean science and therefore needs intersectoral experts and stakeholders. It needs investments, it needs expert guidance. It is imperative to involve the civil society, हम जैसे लोग, civilians, जो कि fishing communities, indigenous people, to have an inclusive discussion. And over and above this inclusive discussion, we need to make sure that we are acting upon it, कि हम जो है उसके ऊपर act कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आगे चल के दिस वुड प्रोवाइड कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसको बोला जाता है इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एंड इट वुड मेक रूम फॉर डिबेट कि भाई जो लोग दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में कैपिटल्स में ऑफिसेस में बैठे हैं वो पॉलिसी बनाए जो कि कभी इंप्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल से जुड़े नहीं है। जो मछुआरे हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, उनको बुलाकर अगर आप पॉलिसी बनाए वो चीज एक्ट करेगी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स वुड एंड, तभी ये काम अच्छे से हो पाएगा। तो ये पूरा टॉपिक हमारा था ब्लू इकोनॉमी के अराउंड। इस टॉपिक को हम समराइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर इस टॉपिक को समराइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो लाइव हैं। जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए कंप्लीटली एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं जनरल स्टडीज का, कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस, जो कि स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है 31 जनवरी को। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है। कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस एक डिस्काउंटेड प्राइस पे है। उसी के साथ साथ 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए SIP प्लस बैच है जो भी एप्लीकेबल है। ये सारी की सारी चीजें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि एक ही कोड को यूज करने से मिलता है, वो है सांघी लाइव। तो उस कोड को यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। आइए देखें ये क्या चीज स्टेट करता है, व्हाट डज इट स्टेट। जो हमारा रिवीजन स्लाइड है, इफ वी हैव टू समराइज द एंटायर थिंग, बात हो रही है ब्लू इकोनॉमी की। तो ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल $25 ट्रिलियन का है। $2.5 ट्रिलियन एनुअल बेसिस पे ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, $2.5 ट्रिलियन पर ईयर। लेकिन अगर इस पोटेंशियल पे पहुंचना है तो क्या इश्यूज हैं? ह्यूमन मैनकाइंड द्वारा क्रिएटेड इश्यूज है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मरीन पोल्यूशन, एसिडिफिकेशन, द एक्टिविटीज व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम ऑफ द फिशरमैन, थ्रेट टू ओशंस, पोल्यूशन, ओशनिक वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, फिशरी कोलैप्स। इस वजह से हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम बात करें ब्लू इकोनॉमी की, ये अकाउंट करता है 4% GDP भारत की, एस्टिमेटेड टू इंक्रीज वंस द मैकेनिज्म इज इंप्रूव्ड। तो उस मैकेनिज्म को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? डीप ओशनिक मिशंस, डीप ओशन मिशन, जो कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सप्लॉइट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। उसी के साथ साथ सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि लॉजिस्टिक्स को सस्ता बनाता है। मत्स्य संपदा योजना, जो फिशरी सेक्टर का पोटेंशियल एक्सप्लोर करता है। और ब्लू इकोनॉमी का एप्लीकेशन, जिसका ड्राफ्ट प्रस्तुत हो चुका है एक स्पेसिफिक पॉलिसी बना के। तो हाउ टू अचीव ब्लू इकोनॉमी, कैसे अचीव करा जाए? कई सारे इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लेने पड़ेंगे। SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंतर्गत ट्रेमेंडस ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, an inclusive collaborative discussion with all the coastal stakeholders is required. Participation of all stakeholders, global policies बनानी पड़ेंगी, national and global expertise यूज करनी पड़ेगी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और रीजनल स्तर पे डायलॉग को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये था हमारा टॉपिक ऑन ब्लू इकोनॉमी। जरूर बताएं ऐसे आप और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं, और मुझसे जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका टाइटल है, जिसका हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। यहां पर आपको सारे PDFs प्लस बहुत सारा वैल्यू एडेड कंटेंट हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको मिलेगा। जरूर जुड़े, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।